बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जब करंट किसी कंडक्टर से पास करता है या किसी वायर से पास करता है तो कुछ इफ़ेक्ट्स जो है वहाँ पे उसके नज़र आते हैं, कुछ असरात उसके नज़र आते हैं। वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो काम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस को बताने में। यानी अगर वो इफ़ेक्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। द ऑब्वियस इफ़ेक्ट्स ऑफ द करंट्स आर नंबर 1 हीटिंग इफ़ेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड नंबर 3 केमिकल इफ़ेक्ट। ये 3 तरह के मेन इफ़ेक्ट्स हैं जो करंट जब फ्लो करता है तो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट के लिए आप देखें कि जब आप किसी मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो की बात करते हैं तो इसका मतलब है मेटेलिक वायर से आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ़्लो कर रहे हैं। आपको पता है करंट सिंपली क्या है, फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फ़्लो ऑफ फ्री चार्जेस है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं किसी मेटेलिक वायर से तो ये आपका करंट फ़्लो करता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो अपनी मोशन के दौरान वो कोलाइड करेंगे किसके साथ, एटम्स ऑफ द मेटल्स के साथ। मेटल के जो एटम्स होंगे उसमें मौजूद उनके साथ जो है वो कोलाइड करेंगे। जब वो कोलाइड करेंगे तो हर कोलिजन में वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे टू द एटम्स ऑफ द मेटल्स। उस मेटल की एटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे काइनेटिक एनर्जी जिसके साथ वो टकरा रहे होंगे। जब वो काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मेटल के एटम्स थे जो ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे थे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन या थर्मल वाइब्रेशन, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वायर के अंदर जो है वो हीट जनरेट होगी या हीट पैदा हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि हीट कितनी पैदा होगी। जो हीट है अगर हम उसे H से ज़ाहिर करें और ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम I से ज़ाहिर करें और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यानी जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस R ले लें तो टाइम इंटरवल T के लिए हम देखेंगे हीट प्रोड्यूस होगी I² RT। तो आप इसको लिख सकते हैं कि हीट जो है वो इस वक्त I² RT के बराबर होगी। अभी जो हीटिंग इफ़ेक्ट है ये डिफरेंट डिवाइसेस में या डिफरेंट जगहों पे यूटिलाइज जो है वो किया जाता है हीटिंग इफ़ेक्ट। इसमें जो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द करंट इज़ यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक हीटर्स। जो इसके यूजेस हैं हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं और वो जो है हीटिंग इफ़ेक्ट हमें प्रोड्यूस करता है। इसी तरह केटल्स में करते हैं, टोस्टर्स हैं या इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं, इन सब में हमें हीटिंग इफ़ेक्ट मिलता है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। तो ये हमारी एग्जाम्पल्स हैं हीटिंग इफ़ेक्ट की या यूजेस हैं हीटिंग इफ़ेक्ट्स के। अब हम देखते हैं दूसरा इफ़ेक्ट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। यानी जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे कैसे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। आपको पता है कि जब कहीं पे चेंजिंग करंट होता है या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद होती है। द पैसेज ऑफ करंट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। आप जब करंट कहीं कंडक्टर से फ्लो कराएंगे आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द जो स्पेस होगी या रीजन होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद होगी। The strength of the field depends upon the value of the current and the distance from the current element. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अराउंड द कंडक्टर या अराउंड द वायर ऑफ द करंट, ये हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू या उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है यानी वैल्यू ऑफ करंट क्या है, और दूसरा ये जो स्पेस है या जो ये सराउंडिंग स्पेस है ये उस करंट की वायर से या करंट एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे है। अब ये डिफरेंट जो फील्ड आपकी प्रोड्यूस होती हैं इन डिफरेंट करंट कैरिंग वायर्स, ये जो है ये डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। अगर हम स्ट्रेट वायर में देखें तो इसका पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ और होगा। इसी तरह अगर कॉइल में देखें तो इसका पैटर्न कुछ और होगा। इसी तरह अगर हम सोलेनॉइड में देखें तो इसका जो पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कुछ और होगा। ये 3 किस्म के मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न जो हैं ये आपको फिगर में दिखाए गए हैं। ए फिगर में आपको दिखाया गया है कि अगर स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, उसे हम किसी कार्डबोर्ड से गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि जब करंट फ्लो करता है तो उसके गिर्द ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो आप कंपास के ज़रिए जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कॉइल है, बी आपको फिगर में दिखाया गया है, अगर कॉइल रखी गई है तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी अगर करंट उसमें से फ्लो कराया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। इसी तरह अगर सोलेनॉइड ले लिया जाए और उसके अंदर करंट फ्लो करवाया जाए तो आप देखेंगे कि सोलेनॉइड के गिर्द जो है करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है वो आपको सी फिगर में दिखाया गया है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। किस लिए यूटिलाइज़ किया जाता है? डिटेक्शन के लिए एंड मेजरमेंट के लिए।
यानी हम जब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट मौजूद है। इसके अलावा हम मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जितनी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा, तो हम करंट को मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट जो है इस वक्त उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। ऑल द मशीन्स इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑल्सो यूज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। जैसे हीटिंग इफेक्ट में आपने देखा कि डिफरेंट डिवाइसेज आपके जो है हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स, जितने भी मशीन जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो होती है, वो सारे के सारे मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी आप देखते हैं कि आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है वहाँ पे। अब हम तीसरा इफेक्ट देखेंगे जो कि करंट से पैदा होता है, वो है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में देखें कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनकी अगर हम डाइल्यूट फॉर्म ले लें तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या कॉपर सल्फेट है, इनके अगर हम सोल्यूशन ले लें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को देखें कि सोल्यूशन में से कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और किस तरह से फ़्लो करते हैं, तो हम इस फिनोमेना को या इसकी जब स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। और जो केमिकल चेंजेस होंगी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, ज़ाहिर है कि केमिकल चेंजेस की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कि तो केमिकल चेंजेस जो होंगी ड्यू टू द केमिकल इफ़ेक्ट्स होंगी। तो ये किस पे डिपेंड करती हैं कि केमिकल इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे, ये डिपेंड करती है कि आप लिक्विड कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, यानी नेचर ऑफ द लिक्विड क्या है, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द लिक्विड, कि उसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी जो है वो पास करवाई जा रही है या फ़्लो करवाई जाती है। अब हम उस लिक्विड की बात करते हैं जिसका हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। जो भी हम लिक्विड लेते हैं उसकी हम सोल्यूशन फॉर्म लेते हैं और उसके अंदर से करंट जो है वो कंडक्ट कराते हैं, तो हम देखते हैं कि उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द लिक्विड विच कंडक्ट्स करंट इज़ नाउन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये पूरा प्रोसीजर जो है इसको स्टडी करना जो है, ये जिसको हमने प्रोसीजर को स्टडी किया है, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दिया है। और ये जो लिक्विड जो है जो कि कंडक्ट करेगा करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। The material in the form of wire or the rod or plate which leads the current into or out of the electrolyte is known as electrode. अब वो मटेरियल हम इस जो हमारा सोल्यूशन होगा इसके अंदर हम दो प्लेट्स या दो रॉड्स रखेंगे या दो वायर्स रखेंगे जो कि करंट को जो है वो लीड करेगा, या तो उसको उस सर्किट के अंदर लेके जाएगा या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लेके जाएगा या बाहर लेके आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, जो दो मेटल प्लेट्स हम रखेंगे इसको हम इलेक्ट्रोड्स का नाम देंगे। अभी जो इलेक्ट्रोड्स होंगे इसमें जो इलेक्ट्रोड हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे उसको हम नाम देंगे एनोड का। इसी तरह से वो इलेक्ट्रोड जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे उसे हम नाम देंगे कैथोड का। अब आपने देखा कि ये स्टडी जो है ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। जो सोल्यूशन आप लेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको आप इलेक्ट्रोलाइट का नाम देंगे। जो इलेक्ट्रोड्स रखेंगे आप उसको आप इलेक्ट्रोड्स का नाम देंगे, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो मेटल इलेक्ट्रोड्स होंगे या मेटल वायर या मेटल रोड्स होंगी इनको आप इलेक्ट्रोड्स का नाम देंगे। इसी तरह आप देखेंगे कि ये सारा कुछ जिसमें आपने एक अपना सेटअप बनाना है जिसमें इलेक्ट्रोड्स भी होंगे, आपका इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, ये सारा जो है आपका जो सेटअप जिस वेसल में बनेगा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और लिक्विड है उसको आप वोल्टामीटर का नाम देंगे। तो इस वक्त आपने ये देख लिया कि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है क्या और इन तमाम के क्या नाम है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कॉपर सल्फेट की, जिसको हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसको हम देखेंगे कॉपर सल्फेट जो है कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो कॉपर सल्फेट को इसके अंदर वोल्टामीटर, यानी कि वोल्टामीटर एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर ये हमने सारा सेटअप करना है। तो इसमें हम एक कंटेनर लेंगे जिसको हम वोल्टामीटर में एक डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सोल्यूशन बना के डाल देंगे और इसके अंदर दो जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होंगे जिसको हमने एनोड और कैथोड का नाम दिया है, ये दोनों जो हैं ये कॉपर प्लेट्स के बने होंगे, मेटल प्लेट्स के बने होंगे और इस वक्त जो है वो कॉपर प्लेट्स के बने हुए हैं। ये हम जो हैं इसके अंदर वोल्टामीटर में रखेंगे। आप देख सकते हैं ये दो कॉपर इलेक्ट्रोड्स आपको दिखाए गए हैं, ये आपके इस वोल्टामीटर वेजल में या इस बर्तन में कंटेनर में जो है वो रखे गए हैं। और दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ आप देख सकते हैं कि बैटरी के टर्मिनल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, दूसरे के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। और आपका जो एक एमीटर लगा हुआ है ए के नाम से जिसको जाहिर किया गया, ये एमीटर है। एमीटर का क्या काम है कि एमीटर जो है वो हमें करंट की मेजरमेंट देता है या करंट की डिटेक्शन देता है कि यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा है।
अब इसके अंदर होता क्या है, अब इस प्रोसीजर को आप देख लें अच्छी तरह कि सबसे पहले कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में, यानी उसका सोल्यूशन बनाया जाता है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कॉपर और सल्फेट आयन में। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था CuSO4, इसको जब वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो ये डिसोसिएट हो गया, ये टूट गया कॉपर और सल्फेट आयंस में। ऑन पासिंग करंट थ्रू द वोल्टामीटर, अब ये कॉपर और सल्फेट आयंस जो हैं आपके इस वोल्टामीटर में या इस कंटेनर में मौजूद हैं। जब करंट जो है वो पास किया गया थ्रू द वोल्टामीटर, जो इसमें कॉपर आयंस थे वो मूव किए टूवर्ड्स द कैथोड। कैथोड के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव इस वक्त चार्ज है, यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ वो कनेक्टेड है। तो कॉपर जो है उसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव करेगा फ़ौरन कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ जब कॉपर आयन जो है वो मूव करेगा तो आप देखेंगे ये रिएक्शन होगा। कॉपर आयन जैसे ही कैथोड पे जाएगा तो क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ से, कॉपर आयन का मतलब है प्लस प्लस, इसके ऊपर देख रहे हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने छोड़े हुए हैं। तो ये वहाँ पे कैथोड के पास जाएगा और फ़ौरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा और कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 2 पॉजिटिव आयन चार्ज का मतलब ये है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस लेगा वहाँ से कैथोड से और कॉपर एटम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। द कॉपर एटम दस फॉर्म्ड आर डिपॉजिटेड एट कैथोड प्लेट। तो जैसे ही ये कैथोड पे जाएगा कॉपर आयन से कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कैथोड प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा या जमा हो जाएगा। ठीक है। वाइल कॉपर इज़ बीइंग डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कॉपर जैसे ही इस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, द सल्फेट आयंस मूव टूवर्ड्स द एनोड। अब सल्फेट जो है वो नेगेटिव आयन है, ये फ़ौरन एनोड यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। कॉपर एटम्स फ्रॉम द एनोड, अब जो कॉपर एटम्स पहले से, क्योंकि कॉपर की वो इलेक्ट्रोड बना हुआ है तो कॉपर एटम्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो फ़ौरन जो है एनोड से उस सोल्यूशन में आएंगे और एज कॉपर आयंस डिज़ोल्व होगा, ये जो आपका एनोड है ये डिज़ोल्व होगा और इसमें से कॉपर आयंस जो हैं वो फ़ौरन सोल्यूशन में आएंगे और ये इस सल्फेट आयन, ये जो सल्फेट आयन इसके पास गए हैं, इनके साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे। जब कॉपर आयन जो है इस सल्फेट आयन के साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, तो आप देखेंगे कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन, ये दोबारा कॉपर सल्फेट जो है ये बन जाएगा। अभी कॉपर सल्फेट जो है वो आपका सोल्यूशन में हमें कॉपर सल्फेट दोबारा मिल जाएगा। एज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड्स कॉपर इज कॉन्टिन्यूसली डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। इस प्रोसेस में आपने देखा कि कॉपर आयन कैथोड पे गया और वहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके कॉपर एटम में तब्दील हुआ और कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। जबकि सल्फेट आयन एनोड पे गया और वहाँ से कॉपर आयन लेके और दोबारा कॉपर सल्फेट में तब्दील हो गया। तो जो है आपने देखा इस प्रोसेस में कि कॉपर जो है कॉन्टिन्यूसली डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे और कॉपर फ्रॉम द एनोड जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है सोल्यूशन में और इस तरह से कॉपर सल्फेट दोबारा बन रहा है। यानी जो पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो था उसकी डेंसिटी कम होने लगती है तो फ़ौरन एनोड पे जाके कॉपर और सल्फेट ने कंबाइन करके कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दोबारा बना दिया। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो अनऑल्टर्ड रहेगी, यानी अनचेंज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जितने कॉपर आयंस आपके डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड पे उतने ही आपके कॉपर सल्फेट मिलके दोबारा सोल्यूशन को जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि रिमेन कांस्टेंट कर रहे हैं, उसमें जो है वो अनऑल्टर्ड रहेंगे और उतना ही सोल्यूशन आपके पास रहेगा। ये जो आपकी पूरी एग्जांपल थी इसमें आपने देखा कि कैथोड पे आपके कॉपर आयंस जाके और कॉपर एटम्स में कन्वर्ट होते हैं और उस पर डिपॉजिट होते हैं। इसमें आपने देखा कि इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है कि जब आपने करंट जो है वो पास किया इसमें से तो आपने देखा कि एक थिन कोटिंग या थिन लेयर जो है किसी भी एक्सपेंसिव मेटल की उस पर आप उस पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर आप ज्वेलरी पे जो है वो सोने का पानी चढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। यानी आप किसी चीप मेटल पे किसी एक्सपेंसिव मेटल का क्या कर लेते हैं, प्लेटिंग करवा लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इसमें तो आपका कॉपर यूज़ हुआ था कि कॉपर जो था वो कॉपर उस पर जाके और उस पर डिपॉजिट हो गया कैथोड पे, लेकिन आप इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है जिसमें आपकी थिन लेयर जो है किसी भी एक्सपेंसिव मेटल की ले ली जाती है, वो गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, और उसे किसी भी चीप मेटल पे जो है उसको डिपॉजिट करवाया जाता है या उसकी लेयरिंग करवाई जाती है। जैसा कि आपने इस प्रोसीजर में देखा कि कॉपर जो था वह कैथोड पे जाके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो एग्जाम्पल है केमिकल इफेक्ट की जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस किया गया है।